वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसकी माँ ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पागल लड़की, सिया की किस्मत तो बहुत अच्छी है। आदित्य जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। निक्की के चेहरे पर हल्की सी गड़बड़ाहट उभर आई। हाँ मम्मी, इसलिए ही तो डरती हूँ, हर किसी की किस्मत में अधिक नहीं होता। तभी उसके पापा ने गंभीर आवाज में कहा, डर से भागने से कुछ नहीं बदलता निक्की, सही वक्त पर सही इंसान जरूर मिलता है। निक्की ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पता है पापा, बस कभी कभी लगता है मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। उसकी माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तैयारी वक्त खुद करवा देता है बेटा। इधर ठाकुर हवेली में डिनर खत्म हो चुका था। अधिक ने टेबल पर की प्लेट हटवाई और सिया की तरफ देखते हुए बोला, थक गई हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ा सा। अधिक ने बिना कुछ कहे उसे फिर से गोद में उठा लिया। सिया ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहा, अधिक सब देख रहे होंगे। वो हल्का सा मुस्कुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। कमरे में आकर उसने उसे बेड पर लिटाया, कंबल ठीक से ओढ़ा और माथे पर हल्का सा खींच के, आराम करो, मैं यहीं हूँ। सिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन उसी सुकून भरे माहौल उनके बाहर कहीं न कहीं कुछ सवाल और कुछ डर चुपचाप पड़ रहे थे, जो बहुत जल्द उसकी सभी जिंदगी को हिला देने वाले थे। मेरा अपने कमरे में इधर-उधर टहलते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया और फोन लेके किसी का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद रिंग जाने के बाद सामने से कॉल पिक होता है और मीरा नफरत से बोली, तुम कब से उसे खत्म करने वाले हो? फोन के दूसरी तरफ कुछ साइड की खामोशी छा गई। फिर एक ठंडी सी आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों है मैडम? हर चीज का एक सही वक्त होता है। मीरा के होठों पर नफरत भरी मुस्कान उभर आई। वो खिड़की के पास जाकर पर्दे को हल्का सा हटाते हुए बोली, वक्त जब तक वो जिंदा है मुझे चैन नहीं मिलेगा। हर सांस मुझे चुभती है। उधर से आवाज में हल्की सी हंसी थी, चैन चाहिए तो सब्र सीखो, गलत कदम कर लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मीरा ने दांत भींच ले, खेल मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और तुम इसे खेल कह रहे हो। मुझे बस एक बात जाननी है, कब तक? कुछ पल बाद सामने वाला गंभीर हो गया, बहुत जल्द, लेकिन याद रखो, जब बार होगा तो ऐसा होगा कि किसी को शक तक नहीं होगा। मीरा ने आंखें बंद कर ली, मानो उस पल को महसूस कर रही हो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे उसे पूरी तरह मिटा देना है। फिक्र मत करो, सामने से जवाब आया। इस बार वो खुद ही नहीं समझ पाएगी कि मौत कहाँ से आई। मीरा ने कॉल काट दी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ इंतजार और नफरत थी। वो बिस्तर पर बैठ गई और धीमी आवाज में बुदबुदाई, अब बहुत हो चुका, इस कहानी का अंत बस आने वाला है। और कमरे की दीवारों के बीच गूंजी इस आवाज के साथ एक और खौफनाक साजिश ने आकार लेना शुरू कर दिया। अगले दिन अधिक सिया के साथ कंपनी पहुंचा। वो अपने प्राइवेट लिफ्ट से गया था, जिस वजह से किसी को उसके आने के बारे में पता नहीं चला। आज निक्की नहीं थी तो रोहन का मन उदास था। वह उसे बताना चाहता था कि ना जाने कब वो उसे उसके दिल में उतर गई और उसे उससे प्यार हो गया। पर तभी उसे उसकी बात याद आ गई, जो उसने उससे कही थी कि बॉस ने मैडम को किस तरह से सरप्राइज करके उसे प्रपोज किया था। ये याद आता ही उसने अपने सिर और पर हाथ मारा और खुद से कहा, रोहन बेटा, अब झेल उस चुड़ैल को। वे जब तक तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक तू खुद उसे प्रपोज नहीं कर देता। रोमांटिक तरीके से वे ऊपर मुंह करके बोला, हे भगवान, मुझे भी वही चुड़ैल पसंद आनी थी। फिर भी उदास सा फेस बना के बोला, जब अब वो मुझे पसंद आ ही गई तो उसकी सारी डिमांड पूरी करनी तो पड़ेगी, वरना मेरे बॉस अपनी बेबी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर देंगे और मैं बस उनको खिलाता रहूंगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मुझे भी मेरा बेबी चाहिए, ताकि वे बॉस के बेबी के साथ खेले और फिर मेरी तरह बड़े होकर बॉस के बच्चों का असली फ्रेंड और दोस्त बन गई, सारी जिंदगी उनके साथ रही। ये सोचते उसके चेहरे पर लंबी स्माइल आ गई और वो वैसे स्माइल करते हुए अपने केबिन से बाहर निकल गया। अधिक सिया के साथ अपने केबिन में बैठा था। आसिया थोड़ी वीक और कमजोर लग रही थी। मॉर्निंग सिकने की वजह से हमें उसे अपने साथ ही ले गए। अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। अधिक सिया को गोद में लेकर चेयर पर बैठा उसी गर्दन और होठ फिराते हुए शक कर रहा था और सिया उसकी छुअन से सीख रही थी। अधिक की आंखें बंद थी। वो सिया की बॉडी फ्रेग्रेंस को एनहांस करते हुए उसके कान के पास होठ लाके कर्कश वॉइस में बोला, बेबी, मुझे लगता है हमें थोड़ी सी बेड एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगी। उसके हाथ सिया के सीने और कमर और पेट पर फिसल रहे थे। सिया का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। वो शर्माती हुई बोली, मिस्टर महाजन, आपको नहीं लगता आप ऑफिस में जाकर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं? अधिक ने उसकी बात सुनी और झटके से अपनी आंखें खोलकर उसे कमर से पकड़कर झटके में उठाकर उसके फेस अपनी तरफ करके बिठा लिया, जिससे अब सिया के दोनों पैर उसकी कमर के दोनों तरफ लटक गई। सिया हैरान गई, पर जल्दी उसकी हैरानी खत्म हुई तो अधिक का चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने था। वो मधुसी से उसकी आंखों में देख के सिडकती हुई बोली, मुझे बेबी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही होट लगने लगी। उसमें मेरी गलती नहीं, और वैसे भी मैंने डॉक्टर से सब पूछ लिया है, तो बेबी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले। सिया ने ना समझी आंखों के इशारे से ही पूछा, कहा? उसकी बात को समझ अधिक आंख मारते हुए बोला, कमरे में बेड पर, यहाँ तुम अनकंफर्टेबल हो सकती हो, अब तुम अकेली नहीं होना, इसलिए। और इसी के साथ वो चेयर से उठा और उसे लेके केबिन में बने कमरे में लेकर चला गया। वो कमरे में आया और सिया को बेड पर लिटा के खुद जल्दी से उसके ऊपर आ गया। उसने अपना भार उस पर नहीं डाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहना आई, बेचारी, वे क्या ही गई थी। उसने समझ से अपनी नजर झुका ली और अधिक उसकी ज्यादा समझ उसके होठ पर झुक गया और उनको पूरी तरह अपने मुंह में भर के शक करने लगा। सिया का दिल तेजी से धक धक करने लगा। उसकी बॉडी में झंझनाहट होने लगी। उसने कस के अधिक के बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और अपने पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। अधिक उसकी हरकत से और ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
और उसके मुंह में अपनी टंग डाल के हम मुंह के हर कोने को एक्सप्लोर करने में लग गया और सिया की सांसों ने गहराना शुरू कर दिया। उसके दिल की धड़कन तो इतनी जोर से धड़क रही थी कि यद्यपि कि उसे सुन सकता था। उसने धीरे से सॉफ्टली उसकी कमर को होल्ड किया और दूसरे हाथ को उसके सीने पर रखकर वहां से हिला रहा था। उसके एक्शन से श्याम हंसने लगी, पर प्रेगनेंसी की वजह से उसके हार्मोन्स पीक पर होने से वो जल्दी एक्साइटेड हो जाती थी। अदिति ने जब महसूस किया कि उसे सांस नहीं आ रही तो वो उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करते हुए उसके कंधों और सीने को उसकी इसके साथ बाइट भी करता जा रहा था। सिया लंबी लंबी सांस लेके बेड शीट को मुट्ठी में भर के सिसका ले रही थी। उसकी सिसकी और राही कमरे की दीवारों से टकरा के वहीं गूंज रही थी। अदिति का दिल भी बढ़ते वक्त के साथ धक धक करने लगा था। उसकी सांसें भी तेज और गर्म हो गई। उसकी बॉडी में अकड़न बढ़ने लगी। कमरे में ऐसे चलने के बाद भी उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया। अधिक उसके ऊपर से थोड़ा सा हटा और रसिया को उठ के उसकी कुर्ती उसके बदन से लगा के नीचे फेंक दी। उसकी नहर भी फिर से हल्ले उठा के उसके 2 घंटे बाद से आगे गहरी नींद में सो रही थी और ऋतिक अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने रोहन खड़ा उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा था। रोहन बोला, बॉस हमने कल जो मीटिंग की थी उसके सिलसिले में मिस्टर रॉय के असिस्टेंट का कॉल आया था। अधिक बोला, तुम उनसे कहो कि तुम उनके साथ साइट देखने जाओगे, मुझे इंपॉर्टेंट काम से है। पर बॉस अधिक ने उसे नजर उठा के देखा तो रोहन चुप हो गया। अधिक लैपटॉप पर लगातार लाइव करते हुए, मैं बेबी को छोड़कर इस वक्त कहीं नहीं जा सकता, तुम जानते हो ना। रोहन ने सिर हिलाया। रोहन बोला, ठीक है बॉस, मैं देख लूंगा। अधिक आगे बोला, और मैं कल कंपनी नहीं आऊंगा, मैं कल मेंशन जा रहा हूँ, बेबी घर पर रहेगी। डैड ने बेबी को लाने को बोला था पर मैं अभी उसे ऐसी कंडीशन में किसी के सामने नहीं ले जाना चाहता। बाद में उसे वहां पर ले जाऊंगा। बॉस मैं जाऊँ या कुछ और काम है? नहीं तुम जाओ और बेबी के लिए जूस और कुछ हेल्दी स्नैक्स भेज देना। रोहन सर हिला के वहां से चला गया। रोहन के जाने के अधिक अभी से काम में लग गया। अभी उसे 20 मिनट ही हुए थे कि रूम का दरवाजा खुला और सिया बिखरे बाल अद्दे की शर्ट में बाहर आ गई। वो सीधा उसके डेस्क पर आई और बिना कुछ बोले अद्दे की गोद में बैठ गई। उसे देख के लग रहा था जैसे वो अभी भी आधा नींद में थी। अद्दे ने जब उसे देखा तो जल्दी से गोद में उठा लिया। वो उसके माथे पर किस करके बोला, बेबी तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई? अगर कोई केबिन में होता तो सिया ने कुछ नहीं कहा और उसके सीने से चिपक गई। अधिक समझ गया कि वो अभी पूरी तरह से नींद से जगी नहीं है। वो उसे गोद में उठा के खड़ा हुआ और अंदर ले जाने लगा। सिया आंखें बंद करके धीरे से बोली, मिस्टर महाजन मुझे भूख लगी है। अधिक उसे बेड पर बिठा के बोला, हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाने को बोला है, तुम अभी कपड़े पहनो। वो उसके कपड़े को उठा कर ले आया और उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। सिया आंखें बंद करके बैठी रही। अधिक ने शर्ट के जब पूरे बटन खोले तो उसका गला सूखने लगा। सिया की बॉडी पर लाल नीले निशान बने थे। वो उसकी गर्दन को सेडिक्टिव में सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, बेबी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। सिया ने कुछ नहीं कहा तो अधिक उसके होठों पर झुके छोटी सी किस करके दूर होकर मन ही मन बोला, ये बिना कुछ किए ही मुझे इस हद तक पागल कर देती है, पर अब भी मैंने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना सोचते उसने खुद के जज्बातों को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की कस के मुट्ठी बनाई और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद वो नॉर्मल हो गया। उसे कपड़े पहनाने लगा। तभी बाहर के से दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। अधिक ने उसकी कुर्ती पहना के बोला, तुम यही रहना, मैं भी आया और जल्दी से बाहर आ गया। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ सामने रोहन खड़ा था। अधिक ने उसे ट्रे लेकर कहा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रोहन झटके से पीछे हटा, नहीं तो उसकी नाक टूट जाती। वो अपनी नाक को छूते हुए बड़बड़ाया, बॉस आप कितने मतलबी हो। अधिक ट्रे कॉफी टेबल पर रखे अंदर आया तो सिया वैसे ही आंखें बंद के बैठी थी। उसने उसे से देखा तो हल्की सी स्माइल करके बड़बड़ाई, ऐसे ही है, कितनी मासूम लग रही है, पर जब उठ जाएगी तो कितनी बड़बड़ करती है। कहते हुए उसके पास आया और उसे मुझे कपड़े पहनाने लगा। वो उसे लेकर बाहर आया और सब कपड़ों बैठा के बोला, चलो अब तुम जूस पियो। सिया ने आंखें खोल कर देखा और हाथ बढ़ा के गिलास उसके हाथ से ले लिया। सिया जूस पीने लगी। अधिक ने उसे सैंडविच खिलाया और वो दोनों ही खाने लगे। दूसरी तरफ महाजन मैंसन में स्मृति और मिस्टर केशव दोनों ही लिविंग हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ गौरव और रंजना आ गई। रंजना स्मृति जी से बोली, दीदी हमें आपसे कुछ बात करनी है। केशव और स्मृति ने कहा, हाँ कहो क्या बात है। रंजना और गौरव वहाँ खाली सोफा पर बैठ गए। रंजना हिचकिचाहट से बोली, दीदी हम चाहते कि जो आपकी दोस्त है ना, उनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, क्यों ना हम गर्व के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांग ले।
स्मृति ने उनकी बात सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने केशव जी की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपका दी। उनकी इजाजत मिलती स्मृति बोली, रंजना देखो, बात तो तुमने सही की है, पर इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ पर उनकी बात सुन के दोनों के चेहरे पर मायूसी आ गई। लेकिन उनकी बात पर सुन के जब वे लोग कल आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। अगर नित्या को गर्व पसंद हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही उनकी लास्ट बात को सुनकर खुश हो गए। रंजना बोली, ठीक है दीदी, आप बस उनसे बात कर लेना। मेरे गर्व को तो मेरी पसंद पर पूरा भरोसा है। और अंदर ही अंदर खुश होकर बोली, बस एक बार नित्या मेरी बहू बन जाए तो मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं होगा। वो लोग और बातें करने लगे तो वो हम तो वहाँ सौरभ भी आ गया। स्मृति से बोली, सौरभ बेटा तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सौरभ वहाँ बैठते हुए बोला, मोम आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए कॉफी बनवा दो। ठीक है मोम, थैंक यू। इतना बोल के वो खड़ा हो गया, अपने कमरे में जाने लगा। उसे जाता देख मिस्टर महाजन जलन से बोले, सौरभ क्या सिर्फ तुम मोम से ही प्यार करते हो? डेढ़ का क्या? उनसे कोई प्यार नहीं। सौरभ के आगे जाते कदम रुक गए और वे पलट के उनको देख के बोला, डैड मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं आपको भी प्यार करता हूँ, पर मोम से थोड़ा ज्यादा। पर मिस्टर महाजन जो खुश हो रहे थे उनकी लास्ट बात सुन के उनका उनका मुंह बन गया और वो सौरभ वहां से भाग गया। गौरव हंसते बोला, भाई साहब आप भी ना, वो बस आपको चिढ़ा के गया। मिस्टर महाजन ने उसे घूर के देखा और वहां से उठकर चले गए। नेक्स्ट डे आज अधिक अपने मेंशन जाने वाला था। वे सुबह 5 बजे उठकर अपने डेली वर्कआउट के लिए अपने पर्सनल जिम में चला गया था। वो लगभग से 2 घंटे बाद कमरे में वापस लौटा तो देखा उसकी प्यारी सी बीवी अभी भी गधे घोड़े पेच के सो रही। वो पूरा पसीने से भीगा था। उसने अपना फेस और गर्दन दोनों को टॉवल से पोंछ कर टॉवल को नाइट स्टैंड पर फेंक के सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। वो बेड के पास आकर कुछ सेकंड तक खड़ा होकर अपनी बीवी को देखता रहा। फिर उसे एक शरारा सूझी और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को धीरे से हटा को खुद उसके ऊपर झुक गया। उसने अपना वजन उस पर नहीं डाला। वो उसके चेहरे के हर पीछे उसको करीब से देखने लगा और देखते ही देखते वो कब उसके होठों के करीब पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला और दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। अधिक पीछे नहीं हटा, उसके होठों को सॉफ्ट रिलीज करने लगता है। सिया जो गहरी नींद में सो रही थी एकदम से कुछ गीला गीला और होठों पर गुदगुदी से महसूस होती है। वो कसमसाने लगती है। वो अपना हाथ ऊपर उठाती है तो अधिक के कंधे पर जाता है। वो उसे पीछे करने लगती है, पर अधिक जैसा बॉडी बिल्डर जैसा आदमी उससे उससे कहाँ हिलने वाला था। अब जब वो हलचल बंद नहीं हुई तो उसने होठ खोल के अपनी टंग निकाल के चेक करने लगी। पर उसे कहाँ पता था कि उसके ऐसा करने से वो और भी फंस जाएगी। उसके टंग निकलते ही अधिक ने उसे पकड़ लिया और शक करने लगा। फिर अपनी टंग भी उसके मुंह में अंडर कर दी और पूरे मुंह को कोने को एक्सप्लोर करने लगा। जब सिया को सब ज्यादा लगने लगा तो उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर अद्दी के सफेद चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव था कि कोई भी लड़की मोहित हो जाए। फिलहाल तो वो और भी ज्यादा अलग और हसीन लग रहा था। वर्कआउट करने की वजह से उसके बाल माथे पर चिपके और बिखरे थे। चेहरा साइन कर रहा था। आंखें बंद थी। उसे देख के सिया की दिल का धड़कन बढ़ गई और उसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार उमड़ने लगा। उसे अनायास ही अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल के उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अब तक अद्दी उसके होठों को एक सॉफ्ट और प्यार से पी रहा था, लेकिन अब सिया ने उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाया और उसका रस पीने लगा। अधिक ने झट से जब आंखें खोल के देखा तो अब ये हाल था कि सिया की आंखें बंद थी और उसके होठ उसकी बीवी के होठों के कब्जे में थे। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और उसका दिल धक धक करने लगा। उसने उसकी कमर को पकड़ के सहलाने लगा और फिर आंखें बंद करके उसके दिए एहसासों को महसूस करने लगा। दोनों ने ही नॉर्मल किस को डीप किस नेट किस में बदल दिया और दोनों के मुंह के आसपास उनका सवाल फैल गया और दोनों की सांसें नॉर्मल से काफी तेज चलने लगी। उनके दिल की धड़कन और सांसों की तेज चलने की आवाज कमरे की दीवारों से टकरा के कमरे में गूंजने लगी। दूसरी तरफ रोहन रेडी होकर ऑफिस के लिए जा चुका था। आज यह सब कुछ उसे ही देखना था। जब सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाके अधिक ने उसके होठ छोड़े और उससे बगल में ही लेट गया। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। सिया तेज सांस लेकर बोली, क्या मुझे मारने का इरादा था? अधिक लेटा हुआ बोला, मारने का इरादा हो तो छोड़ता नहीं। वैसे मेरा मूड तो बहुत कुछ करने का है, पर फिलहाल अभी मैं तुम्हें रेस्ट करने का मौका दे रहा हूं, लेकिन आज रात को नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छे से रेस्ट करना, शाम को तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सियाई अपनी तेज चलती सांसों को संभालते हुए सर में से लाल होकर बोली, सरप्राइज मतलब? अधिक उसे कमर से पकड़ के अपने ऊपर लेटा के उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होता है। अगर बता दो तो वो सरप्राइज नहीं रह जाता, इसलिए इंतजार करो रात का। और आज मुझे इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो बस तुम अच्छे से रेस्ट करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मेड तुम्हारे पास ही रहेगी। ओके? सिया ऊपर उठकर अद्दी का माथा चूम के बोली, ड्रामेटिक टोन में बोली, ओके बॉस। ये नाचीज बिल्कुल रेस्ट करेगी। उसकी हरकत पर अद्दी को हंसी आ गई। वो उसके चेहरे को हाथों से पकड़ के उसके माथे पर किस करके बोला, ज्यादा ड्रामेबाज बताओ नहीं, कहीं पता चले हमारे बेबी तुमसे भी ज्यादा ड्रामेबाज हो जाए।
इस बात को सुनते ही वे हंसने लगते हैं और उसके साथ अद्दिक भी। दोनों कुछ देर ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हैं। फिर अद्दिक उसे वॉशरूम में ले जाता है। करीब 1 घंटे बाद अद्दिक और सिया दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज सिया ने लाइट ब्लू कलर का एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। वो आज घर पर ही रहने वाले थे। अद्दिक ने ब्लैक सूट अंदर व्हाइट शर्ट। वो हमेशा की तरह चार्मिंग लग रहा था, लड़कियों के दिल को चुराने वाला चोर। अद्दिक ने उसे नाश्ता करवाया और उसे कमरे में छोड़ने के बाद बोला, तुम नीचे मत आना, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे नहीं होना है। कुछ चाहिए हो तो मेड यहीं बाहर रहेगी, नहीं तो तुम इंटरकॉम से भी बोल सकती हो, समझ गई? उसने सिर हिला के ओके कहा। अधिक उसके माथे पर टीप किस करके उसके बालों को सहला के वहां से जाते हुए बोला, बेबी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा। और आई लव यू बेबी। सिया के चेहरे पर उसकी बात सुन के 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। उसने भी जाते हुए अद्दिक को देख के पीछे से कहा, आई लव यू मिस्टर महाजन। इसी के साथ अद्दिक वहां से चला गया। पर होठों पर मन से मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि उसने उसका जवाब सुना था। महाजन मैंसन। आज मैंसन में काफी रौनक थी और सब मन लगा के काम करने में लगे हुए थे। आज रीना और उसका हस्बैंड गौरव भी साथ हमने दे रहे थे। गौरव भी आज घर में नहीं था, मेरा अपने कमरे में थे। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था कि आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। उसका छोटा भाई सौरव भी अपने कमरे में काम कर रहा था। मिसेज महाजन ने आज दोनों में से किसी को भी कहीं जाने नहीं दिया था और अधिक भी आने वाला था। वे तो सिया के साथ में आने की उम्मीद लगा के बैठी थी। नौकर भी इधर से उधर जल्दी जल्दी काम करने में लगे थे। इस मर्द किचन में शेफ के साथ बिजी थी। मिस्टर महाजन और गौरव लिविंग हॉल के फर्नीचर की साफ सफाई नौकरों से खड़े होकर करवा रहे थे। कुछ देर बाद अद्दे की गाड़ी मैंसन के अंदर आकर रुकती है। आज भी रोहन के बिना बॉडीगार्ड के साथ आया था। जैसे ही मिस्टर महाजन ने गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, वह दौड़ के दरवाजे के पास आए। उनको उम्मीद थी कि अद्दिक जरूर सिया को लेकर आएगा। जब दरवाजे पर आए तो उनको अकेला अद्दिक अंदर आता दिखा। उनके चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो गई। वो जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। वो कभी भी उस बात को नहीं मानेगा जिसके साथ गलत किया गया हो। अब उनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि चाहे जैसे भी उनके बेटे ने शादी की, पर सिया उनके घर की बड़ी बहू थी। पर एक गलतफहमी ने उनके बनने वाले रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अधिक शायद ही कभी उनको अपनी बीवी से मिलने देगा। अधिक की नजर जब अपने डैड पर पड़ी, वो उनके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख के समझ गया। वो उनके करीब आकर बोला, डैड आप बेफालतू में उम्मीद मत लगाओ, मैं अपनी बीवी को बेइज्जत करने किसी के पास नहीं लाने वाला। उसकी बात आज मिस्टर महाजन को तीर की तरह सीधी दिल में लगी। वो उदासी और मायूसी से बोले, अधिक क्या तुम एक चांस भी नहीं हमें नहीं दोगे? अधिक ने उनसे मुंह फेर लिया। वो अपने डैड को ऐसे मायूस भी नहीं देख सकता था। अब तो एक और खुशी उसके पास आ गई थी। अगर सब ठीक होता तो वो अपनी खुशी और अपने पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ बांटता, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने बिना कुछ और बोले झुक के उनके पैर छुए और सीधा अंदर चलाया। मिस्टर महाजन हताश होकर वहीं खड़े रह गए। अब उनको अपनी बहू के साथ पौधा पौधे की भी इच्छा होने लगी थी। वो सख्त मिजाज के थे पर अपने बच्चों के लिए हमेशा एक अच्छे पिता बने थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की बातों में आके अपने घर की लक्ष्मी को ही ठुकरा दिया। उनके चेहरे पर साफ साफ गिल्ट और बेबसी दिख रही थी। उन्होंने ऊपर आसमान में देखा और मन ही मन बोले, है ऊपर वाले, अब आपको ही कुछ करना होगा। इसी के साथ वो भी अंदर आ गए। अधिगम ने सीधा अपने कमरे में चला गया था। मिस्टर महाजन जब लिविंग हॉल में आए तो स्मृति जी उनके पास आकर बोली, क्या आप ऐसे परेशान क्यों हैं? वे बेबी से बोले, स्मृति लगता है हमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अधिक कभी हमें अपनी बीवी से मिलने नहीं देगा। उनकी उदासी भरी बातें सुनकर वो दिलासा देते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, देखिए एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और क्या पता हमें बहू के साथ पोता या पोते भी मिल जाए। उनकी बात बिल्कुल सच थी, पर अभी भी यह उनको पता नहीं था। आप उम्मीद मत छोड़िए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी आप अपना मुंह ठीक कीजिए। और अधिक आ गया है तो मैं उससे बात करके आती हूँ, आप यहाँ रहिए, वो लोग भी कुछ देर में आने वाले होंगे। उन्होंने सिर हिला दिया तो वो ऊपर की तरफ चली गई। कुछ देर बाद स्मृति जी अद्दी के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उन्होंने डोर पर नॉक किया तो कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और अद्दिक उनके सामने खड़ा था। अद्दिक उनके पैर छू के बोला, मॉम आप यहाँ क्यों आई? मैं ही नीचे आने वाला था। स्मृति जी ने उसके सिर पे हाथ फेर के कहा, बेटा कुछ बातें माँ बेटे के बीच भी होनी चाहिए, सबके बीच तो भी होती रहती है। अद्दिक ने सिर हिला के उनके लिए जगह दे दी। वो कमरे में अंदर आई। अद्दिक ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास आ गया। वह कमरे में लगे बड़े से सोफा पर बैठ गई। अद्दिक का कमरा घर के बाकी सभी कमरों से अलग उल्लक जी था। स्मृति जी ने अपने पास खाली चेयर पर हाथ मार के कहा, यहाँ कर बैठो। अधिक चुपचाप उनके पास आ जाकर बैठ गया। स्मृति जी बोली, अधिक मैंने हमेशा तुम्हारे मन की करने दी है, कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका नहीं है और ना कभी तुमसे कुछ मांगा है, पर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगे? अधिक कंफ्यूज होकर बोला, मोम ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ, आप जो चाहे मुझसे ले सकती है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? वो परेशान से होकर थोड़ा हेजिटेट होकर बोली, अधिक तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हारे डैड को ऐसे हताश बेबस नहीं देख सकती हूँ। प्लीज एक बार सिया को यहाँ ले आओ, उसके बाद तुम उसे लाओ या ना लाओ मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। अधिक एकदम से स्तब्ध होकर बैठा रहेगा। उसे
कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मॉम ऐसा कुछ बोलेगी। वो उनको एकटक देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उनकी आँखों में देख रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है। जब अदिक ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर इमोशनल होकर बोली, अदिक मैं जानती हूँ कि हमने उसे बहुत गलत समझा था, पर अब हम ही चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार आगे बढ़े। तुम और दोनों एक साथ खुशी-खुशी रहो। बस एक बार उसे यहाँ ले आओ। साथ ही उससे तुम्हारे डैड का गिल्ट को कम हो जाए। नहीं तो बेटा वो अंदर ही अंदर काफ़ी टूटने लगे हैं। यह तुम्हारे आगे एक पत्नी की रिक्वेस्ट है, कहते उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए और अदिक ने झट से उनके हाथ पकड़ लिया। मॉम आप ये सब मत कीजिए। आपके हाथ सिर्फ मेरे सिर पर आशीर्वाद के लिए होने चाहिए, ना कि मेरे आगे जोड़ने चाहिए। वो कुछ पल जो चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मॉम मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि अपना डिसीजन बदल सकूँ। उसकी बात सुन के उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे और ऋतिक ने झट से उनको अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल में अपनी माँ को इसे देख के तकलीफ हो रही थी। महाजन मेंशन सब लोग लिविंग हॉल में ये मौजूद थे। जो मेहमान आने वाले थे वो आ चुके थे। अद्दी को देख मिस्टर संजीव रजावत, उनकी पत्नी मिताली, दोनों बच्चे अनुराग और नीता, साथ ही उनके माता पिता शंकर रजावत, दादाजी उम्र 78 साल, दादी सीमा उम्र 70 साल। सब लोगों का महाजन परिवार ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। स्मृति केशव, अधिक सौरव, गौरव सबने उन बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। सब लोग लिविंग हॉल में लगे बड़े बड़े से सोफा पर बैठ गए। मिस्टर रजावत आज पहली बार अधिक और सौरभ से मिल रहे थे। उनके दोनों भाइयों का व्यवहार बहुत पसंद आया। नीता की नजर सौरभ पर पड़ी तो वो उसे देखती रह गई। अधिक बहुत हैंडसम था, पर नीता को अपने टाइप का नहीं लगा। उसे बस एक बार देख के सौरभ को देखा तो वो सीधा सा शांत नेचर का, अपने आप में रहने जैसा लगा। उसे वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। मिसेज जयावत बोली, स्मृति सब यहाँ है, सिर्फ मीरा के सिवा उसे भी बुलाओ, हम सब और स्पेशल मोम रेड उसे मिलना चाहते हैं। हम तो उस दिन भी उस प्यारी बच्ची से मिल चुके थे। मीरा का नाम सुन के अनुराग का दिल धक धक करने लगा। उसे मीरा पहली नजर में पसंद आ गई थी। पर जब लोग घर गए थे तब मिस्टर महाजन और मिस्टर राजावत ने रिश्ते के बारे में बात की थी। पहली मीटिंग तो सिर्फ मिलना था, शादी बाद की बात थी। स्मृति बोली, जी मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ, आप सब नाश्ता कीजिए। उन्होंने मेड को इशारा किया और मीरा के कमरे में चली गई। गर्व की नजर तो नित्या पर टिकी थी, जबकि नित्या तो बीच बीच में सिर्फ सौरभ को देख रही थी। उसने तो गुरु पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। संजीव जी अद्दी के साथ बिजनेस की बातें करने लगे और उससे कुछ कुछ आइडिया भी ले रहे थे। अनुराग भी उनकी बातें सुन रहा था। अद्दी की नजर अनुराग पर टिकी हुई थी। वो भले मीरा से गुस्सा था, पर थी तो वो उसकी छोटी प्यारी सी बहन, ऐसे ही किसी के हाथों में उसे नहीं दे सकता था। नहीं तो दे सकता था। कुछ देर बाद अधिक अनुराग से भी बातें करने लगा और दोनों काफी अच्छे से बातें कर रहे थे। अधिक वैसे काफी गुस्सेल एटीट्यूड वाला था, पर उसके अंदर उसके माँ बाप के देह संस्कार भी थे। स्मृति जी मीरा के कमरे में आती है तो देखते हैं मीरा उल्टी बेड पर लेटी है, उसके पैर ऊपर और फोन को स्क्रॉल करने में लगी थी। वो गुस्से से पास आकर बोली, मीरा ये क्या है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने तुमसे कहा था कि आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं। मीरा चिढ़ते हुए उठकर बैठकर बोली, मॉम आपके गेस्ट हर दूसरे दिन आते हैं, तो क्या मैं हर रोज तैयार हो उनके सामने बैठूं? आपके गेस्ट आप मैडम, मेरा क्या काम है? वो गुस्से से बोली, मीरा अपने हद में रह के जवाब दिया करो। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि मुझे ऐसे जवाब दोगी। तुम्हारे दो बड़े भाई है, पर मजा ले जो मेरे साथ कभी इसी तरह से बदतमीजी करे, लेकिन तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। हमने इसलिए इतना लाड़ प्यार नहीं दिया था कि तुम हम ऐसे जवाब दो और हमारी इंसल्ट करो। अब जल्दी करो। और आज तुम अच्छा सा अनारकली सूट पहनना, मैंने तुम्हारे को जेट में रख दिया और रखवाया है, गुलाबी रंग का है, जल्दी चेंज कर रखो। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा गुस्से से चिढ़ के खड़ी हुई फोन को वहीं साइड टेबल पर रख के बड़बड़ाते हुए क्लोजेट में चली गई और जल्दी से सूट को लेकर वॉशरूम में घुस गई। दूसरी तरफ बंगले में सिया अपने कमरे में सो के जा गई थी। उसे आज बहुत बोरिंग और अजीब सा फील हो रहा था। वो बेड से उठकर दरवाजे के पास आई तो वहाँ पहले से ही एक मेड खड़ी थी। सिया को देख के वो आगे आकर बोली, मैडम आपको कुछ चाहिए? आप ठीक फील कर रही है ना? सिया बोली, पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या तुम मुझे कुछ खट्टा खाने के लिए लेके आओगे? मेड बोली, मैडम खट्टे में क्या चाहिए? उसके बाद उनको सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोच के बोली, वो चटपटा खट्टा हो। मैडम बोली, मैडम मैं आपके लिए इमली की चटनी बना के ले आऊँ पापड़ी के साथ? उसके बाद उनके सिया के मुंह में पानी आ गया और वह अपने होठों पे टंग फिरा के बोली, हाँ लेके आओ और जूस भी लाना साथ में। जी मैडम बोल के मैडम वहां से चली गई और सिया कमरे में आकर सोफे पर बैठ के फोन में गेम खेलने लगी। मीरा के कमरे में वो पूरी तरह से रेडी हो गई थी। स्मृति जी ने उसे खुद से तैयार जो किया था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा है। सब लोग अपनी बातों में लगे थे। तभी वहाँ स्मृति जी मीरा को लेकर आते ही जैसे ही अनुराग की नजर उस पर पड़ती है एक पल के लिए तो उसकी सांस रुक जाती है। आज मीरा और दिन से बहुत ज्यादा अलग और ब्यूटीफुल लग रही थी, बिल्कुल इंडियन गर्ल की तरह। वैसे तो हमेशा अलग में रहती है और ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, हमेशा वेस्टर्न पहनती है। आज तो अधिक भी उसे देख के एक पल के लिए हैरान ही हो गया। उसकी बहन आज सच में गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी। मीरा ने आकर सबके पैर छुए। ये उनके घर के संस्कार थे कि वे बड़ों की इज्जत करते थे। दादाजी और दादी तो उसे देखते ही रह गई। नित्या अपनी जगह से खड़े होकर मीरा के पास आकर बोली, आप तो बहुत प्यारी लग रही इस ड्रेस में। मीरा फीका सा मुस्कुरा दी। दादी बोली, बेटा
दादी बोली, बेटी तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मीरा ने अपनी माँ को देखा, उन्होंने पलकें झपका के हाँ कहा। वो जाके चुपचाप उनके पास खाली जगह पर बैठ गई। अनुराग की नजरों को अपनी बहन पर देखा। दी को थोड़ा अजीब फील हुआ, पर वो समझ सकता था कि अगर आज रिश्ता फिक्स हुआ तो वो उसकी बहन का हस्बैंड बन जाएगा। उसे देख अपनी बेबी सिया की याद आ गई और वो अपनी जगह से उठ के फोन लेकर बोला, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। कॉल अटेंड कर गया और जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बाहर आया और कॉल लगा दिया। वहीं सिया अभी फोन में गेम खेल रही थी कि उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके गाल सर में से लाल हो गई। अभी वो खुद से बोली, इनको मेरी इतनी याद आ रही कि कुछ घंटे भी मेरे बिना रह नहीं पा रहे। इतने सोचते उसने कॉल उठा लिया। सिया मीठी आवाज में, हेलो पति, तो क्या बात है, मेरे बिना कुछ घंटे भी रहा नहीं जा रहा। उसने जैसे उसे ताना मारा और उसकी इस अदा पर अद्दी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आह भर के बोला, हाय मेरे बेबी, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम्हारे बिना रहना तो दूर, मुझे तो सांस भी नहीं आती। ऐसा के होठ पर लंबी मुस्कान फैल गई। वो एटीट्यूड में बोले, मिस्टर महाजन, आप कब से इतनी चीजें लाइन बोलने लगी। अद्दी के अपने दिल पर हाथ रख के अदा से बोला, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। सिया का दिल धक धक और सांस एक पल के लिए थम गई। वो शर्माते हुए बोली, आप शाम को आने वाले हो ना, तो अभी जिस काम के लिए गए वो करो, मुझे काम है। उसने जैसे बात टालने के लिए वे सब बोल दिया। अधिक प्यार से बोला, हाँ मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना, मुझे तुम्हें फील करना है और मेरे बेबी को प्यार करना है। मैं जल्दी आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ कॉल कट गया और सिया खून को सीने से लगा के तेज तेज सांस लेने लगी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग थी। अधिक कॉल करके जी मंदिर आता है तो वहां सब मीरा से बात कर रहे थे और मीरा के फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो रखे थे कि उसका बस नहीं चलो। तो इन सबको सुना कि यहाँ सब भाग जाए। अद्दे के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और मीरा को देख के सोचने लगा, इस लड़के को क्या चाहिए, इतना अच्छा जाना माना परिवार है लड़का और उसकी पूरी फैमिली भी उसे कितना पसंद करते हैं, लेकिन इसके एक्सप्रेशन देख के तो कुछ और ही लग रहा है। वो मम्मी बोला, क्या मीरा को कोई और पसंद है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मीरा से अकेले में बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसकी बिना मर्जी जाने रिश्ता फिक्स कर दे और वो कुछ ऐसा कर दे जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। मुझे भी मॉम को रोकना होगा। वो अपनी मॉम को देखता है जो वहीं मेड के साथ उन सब के लिए नाश्ता रख रही थी। वो सीधे कदमों से उस तरफ गया और अपनी माँ के बगल में खड़ा हो गया। वो सबकी तरफ धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहा था। उसने धीरे से अपनी माँ की साड़ी पकड़ के खींची तो उनका ध्यान अपने बगल में खड़े अधिक पड़ गया। उसने उनको आंखों से ही चलने का इशारा किया और फिर उस सब की तरफ देख के फोन को हाथ में लेकर बाहर निकल गया। स्मृति जी भी कुछ सामान लेने का बहाना करके बाहर आ गई। किसी को शक नहीं हुआ था क्योंकि अभी सबका ध्यान पूरी तरह से मेरा पड़ता है। वो बाहर आई तो अधिक परेशान सा खड़ा उनके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। वो उसके पास आकर बोली, अधिक बेटा, अधिक क्या बात है बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मॉम, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। अधिक सीरियस होकर बोला, मॉम अभी आप रिश्ते के लिए हाँ मत बोलना, इनफैक्ट इस बारे में कोई बात मत करना, सिर्फ मिल के जाने दे और बात रखना, जो भी बात करनी हो। स्मृति जी उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोलते हैं, क्या पर, क्यों, क्या बात है। अधिक मुझे साफ साफ बताओ। अधिक अपनी मोम के दोनों हाथों को पकड़ के कुछ दूरी पर लगी चेयर पर बिठा के खुद उनके पैरों के पास बैठकर बोला, मोम मैं भी आपको समझा तो नहीं सकता हूँ, बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे अभी मीरा से बात करनी है। मुझे उसके चेहरे से लगता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है और अगर हमने बिना जाने समझे रिश्ता फिक्स कर दे और बाद में मीरा ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो हमारी इज्जत के साथ मिस्टर अर्जावत की इज्जत भी खराब होगी। साथ ही आपके और डैडी के पुराने रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अद्दी की बात को सुन के वो कुछ पल के लिए चुप हो गई और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। वो आगे बोला, मोम मैं भी चाहता हूँ कि मीरा के साथ इस घर में हो। मैंने अच्छे से जांच पड़ताल कर ली है। ये परिवार उसे बिल्कुल बेटी की तरह रखेगा। पर मोम, मीरा को आप अच्छी तरह से जानती है, अगर चीजें उसकी मर्जी की नहीं हुई तो किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या बुरा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अद्दी की कही हर एक बात को सुनकर तो स्मृति जी सीरियस हो गई और उसकी कही सारी बातों के बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं उनको भी उसकी बातें सही लगी। वो बोली, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ और तुम मीरा से इस बारे में जरूर बात कर लेना। उसके बाद ही हम रिश्ते के बारे में बात आगे बढ़ाएंगे। अधिक ने भी सिर हिला दिया। स्मृति जी खड़ी हुई और अधिक को भी अपने साथ खड़ा करके अम्मी बोली, अब अंदर चलते हैं, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। इसी के साथ वो दोनों अंदर चले गए। और जब वो लोग अंदर आए तो मीरा वहां नहीं थी, मतलब वो वहां से चली गई थी। अधिक और उसकी मॉम ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों ने कुछ हमने कहा। फिर वो भी उनके पास आ गई। अधिक अनुराग के पास आकर बोला, चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अनुराग ने सिर हिलाया और उसके साथ बाहर गार्डन की तरफ चला गया। सो वहां बैठा बस सबकी बातें सुन और देख रहा था। उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था।
नित्या की नजर बार बार उसी पर जाती, लेकिन गर्व की नजर उसके ऊपर थी। वो मन ही मन खुद से बोला, बस एक बार तुमसे मेरा रिश्ता हो जाए, फिर मैं अधिक और सौरव को बताऊंगा कि गर्व क्या है। वो अपने मन में अलग ही ख्वाब बुन रहा था, जबकि नित्या ने उसे एक नजर तो उठा के नहीं देखा था, बस नॉर्मली देख के नजर हटा रही थी। नित्या सौरभ को देख के हल्की शर्मा भी रही थी। सौरभ अपने फोन में कुछ करने में लगा था। उसे महसूस तो हो रहा था कि किसी की तेज नजर उस पर है, पर उसने फोन से नजर उठा के देखने तक की कोशिश नहीं की थी। नित्या अपने दुपट्टे को उंगली में मरोड़ते हुए मन में बड़ाई, अगर अरे एक नजर अगर मुझे उठाकर देख लोगे तो वे छोटे नहीं हो जाएंगे। पता नहीं नित्या, तुझे भी किस पत्थर पर सिर मारना था, अब क्या करूँ। सिर तो मार दिया और फोड़ भी लिया, पर उसकी नजर कैसे खुद पर लाऊं, यही सोच के पानी का गिलास उठाने की कोशिश की और जानबूझ के उसे नीचे सरका दिया। एक तेज आवाज हुई, चटक, और कांच का गिलास नीचे गिर के टूट गया। उस तेज आवाज को सुनकर सबकी नजर उस पर आ गई। इस बार सौरभ भी उसे ही देख रहा था। नित्या का दिल धक धक करने लगा। उसके दिल में तो फूलों की बहार आ गई, पर उसको अपनी तरफ देख के वो मासूम सा फेस बनाकर सबकी तरफ देखने लगी। स्मृति जी जल्दी से बोली, बेटा वहां से हट जाओ, कांच लग सकता है तुम्हें, पानी में देती हूँ, रुको। उन्होंने बेड को बुलाया और उस कांच को साफ करने को बोल के वो उसे पानी का गिलास देने लगी। उसके दिल की खुशी वो बहुत मुश्किल से छुपा पा रही थी कि उसके कर्ज ने उसे देखा तो सही। सौरव ने उसे देखा और नजर भी अपने फोन में कर ली, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। बस अंदर ही अंदर उसके दिल में हलचल सी मची हुई थी। और कान में और कान में गिटार बजने लगे। पेट में बटरफ्लाई उड़ती सी महसूस होने लगी थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और मिसेज महाजन से पूछा, आंटी वॉशरूम कहाँ है, मुझे जाना है। वो बोली, हाँ बेटा। वो सौरभ से बोली, सौरभ बेटा नित्या को गेस्ट रूम में ले जाओ। सौरभ तुरंत खड़ा हो गया और उसका ध्यान फोन पर था। नित्या का दिल तो जोरों से धड़कने लगा। वो शर्माते हुए सौरभ के पीछे पीछे जाने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी उंगली आपस में उलझी हुई थी। अपने कमरे में सोफे पर बैठ के मेड की अभी बनाकर लाई चटपटी इमली की चटनी और पापड़ी के मजे ले रही थी। वो एक बाइट मुंह में भर के बोली, वाह क्या स्वाद है इसमें, पर मैं इसके बारे में उस खड़ूस महाजन को नहीं बताऊंगी, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। दूसरा बैठ लेगी। उसके मुंह चटकाने मार के बोली, पर उनको बिना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, कहते हुए थोड़ी उदास हो जाती है। तभी उसे अपने बेबी की याद आती है और वो पेट पर हाथ रख के बोलते, बेबी तुम खुश ना होना, अगर तुम्हारे डैडी नहीं है तो मम्मा तो है ना, हम दोनों डैडी की पार्टी से अलग रहेंगे और फिर डैड को मिलकर परेशान भी करेंगी, जैसा उन्होंने मुझे किया था। फिर खुद ही मुंह बनाने लगती और अपने खाने में लग गई। दूसरी तरफ महाजन मैंसन में सब लोग लिविंग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं सौरव ने नीता को गेस्ट रूम के बाहर आके कहा, तुम इस रूम में जाके वॉशरूम यूज कर सकती हो। नीता मैंने उसे देखा और धीरे से बोली, जी। इतना कहने के बाद वो दरवाजा खोल के अंदर चली गई। वो अंदर जाके खुद से बोली, मैं यहाँ तो गई, पर इससे बात कैसे करूँ, ये तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं। बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में गई और कुछ ही देर में बाहर आ गई। सौरभ बाहर ही खड़ा था। सौरभ का सारा ध्यान अपने फोन पर था। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं था। नीता का मुंह बन गया और वो उस दोनों सबके पास आ गए। नीता मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, बेटा नित्या अगर तू ऐसे ही करेगी तो फिर तो तेरी शादी हो गई। इससे यही सोचते हुए वो अपने दुपट्टे के कोने को मोड़ती जाती। आधे घंटे बाद मिस्टर राजावत बोले, कैसे अब हमें चलना चाहिए। सब लोग खड़े हो गए और सबको खुशी खुशी विदा करने बाहर तक छोड़ने आए। वो सब अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चले गए। नित्या छुप छुप बार बार सौरभ को देख रही थी और सब वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अद्दी बोला, मोम मैं मीरा के पास जा रहा हूँ, और वहां से अंदर चला गया। रजना बोली, दीदी आपने उनसे गर्व के रिश्ते की बात क्यों नहीं की। स्मृति जी बोली, ये सही वक्त नहीं था। जब हम मीरा के रिश्ते की बात करेंगे तभी हम गर्व के लिए रिश्ता मांग लेंगे। उनकी बात सुनकर रजना का मुंह बना, पर उसने कुछ नहीं कहा और सब अंदर आ गए थे। अद्दी कुछ ही देर में मीरा के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने डोर पर नॉक किया तो मीरा ने कुछ सेकंड में चिल्लाते हुए गुस्से से दरवाजा खोला। वो कुछ कहने वाली थी कि सामने अद्दीप को खड़ा देख उसका मुंह बंद हो गया। वो झपटे हुए बोली, भाई आप। अद्दीप उसे साइड करते हुए अंदर आकर बोला, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। मीरा उसके पीछे अगर सोफे पर अद्दी के साथ बैठ गई। मीरा मन में सोचने लगी, क्या फिर से भाई को कुछ पता चल गया है मेरे बारे में। वो चुपचाप बस उसे देख रही थी। अद्दीप ने उसे देखा और उसे पूछा, क्या मैं तुम किसी को पसंद करती हो। मीरा की आंखें बड़ी हो गई। अद्दीप बोला, मीरा देखो तुम मुझे बता सकती हो। मीरा बोले, नहीं भाई मेरी लाइफ में कोई नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं घर पर बता देती। अद्दीक अपने मन में एक राहत की सांस ली। फिर पूछा, तो तुम इतने गुस्से में क्यों थी। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, देखो अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो मैंने और मॉम डैड ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। फैमिली भी अच्छी है, वो तुम्हें पसंद भी करता है। मेरा बोली, भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अद्दीक ने उस की तरफ देखा, थोड़ा चौंका, लेकिन आवाज में सख्ती नहीं लाई। क्यों मीरा, वजह तो होगी। मीरा ने अपनी उंगली आपस में मरोड़ी।
नजरें नीचे कर ली। वजह है भाई भाई पर ऐसे नहीं कि आप समझे। फिर हिम्मत करके बोली, फिर हिम्मत करके उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी खुद को समझना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई अपना करियर, मैं किसी की जिम्मेदारी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अधिक थोड़ा आगे झुका, लेकिन लड़का अच्छा है, फैमिली भी जिंदगी भर का साथ है, ये कोई मजाक नहीं। मीरा की आवाज हल्के कांप गई पर शब्द मजबूत। इसलिए तो मना कर रही हूँ भाई कि क्योंकि जी ये जिंदगी भर का फैसला है, बिना तैयार हुए अगर हाँ बोल दूंगी तो किसी के साथ ना इंसाफी होगी, अपनी भी और उसके भी। अद्दी कुछ पल लो चुप रहा। मीरा को लगा शायद अब वो डांटेगी। मीरा जल्दी से बोली, प्लीज भाई हमें भाई इसे जिद मत समझना, मैं भाग नहीं हूँ शादी से, अब बस अभी नहीं। अधिक ने गहरी सांस ली। मॉम और डैड को क्या जवाब दूं, मेरा क्या कहना हो गई। वो धीरे से बोली, कह देना आपकी बेटी अभी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, इसे वक्त चाहिए। अधिक ने उसे देखा, उसकी आंखों की सच्चाई पड़ रहा था। वो कुछ सेकंड बाद उसने उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। ठीक है मीरा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मीरा की आंखों में से राहत के आंसू निकल गए। थैंक यू भाई, अधिक उठते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, सबसे पहले मुझे बताओगे। मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगी। पक्का। अधिक कमरे से बाहर चला गया और मीरा अकेले सोफे पर बैठी रह गई। दिल में हल्का सा डर पर शादी के झंझट से रात को मन में बोली, भाई मैंने आपसे झूठ बोला, असल बात तो है कि जब तक मैं उस हिया को आपकी जिंदगी से बाहर बाहर निकाल के ना फेंक दूं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे से उसके नाम से, उसकी शक्ल से बहुत बहुत ज्यादा नफरत है। मैं उसे आपके साथ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों में अजीब सी ये आग जल रही थी। बस इंतजार करो, एक मौका और तुम गायब। अब अधिक बार आया तो स्मृति उसे कॉरिडोर के पास खड़ी मिली। उसने कहा, मॉम आप लोग रिश्ते की बात कर सकते हैं, बस वो अभी शादी नहीं करना चाहती। और आप अगर एक बार रिश्ता हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को पहले जान लेंगे, उसके बाद शादी की बात करेंगे। स्मृति जी उसकी बात सुन के खुश हो गई। वो बोली, ये ठीक रहेगा, जब हमारी बात होगी तब इस बारे में जरूर बात करेंगे। और बेटा तुम उसे यहाँ लेकर जरूर आना। अधिक ने सीरियसनेस के साथ कहा, ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से जाना और मेरी बहू का ध्यान रखना। मेरी बहू सुन के अद्दी के दिल में हलचल सी हुई, पर वो कुछ हमने कहा नहीं और सिर हिला के वहां से चला गया। वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।